गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा बिल के बारे में। बिल जो है कितने प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और उसके द्वारा क्या किया जाता है। जानते हैं हमारे सीआरपीसी में 4 प्रकार के बिल के बारे में बताया गया है। एक है रेगुलर बिल, दूसरी है एंटीसिपेटरी बिल, उसके बाद एक तीसरी है इंटरिम बिल एंड फोर्थ है डिफॉल्ट बिल। आइए मैं एक एक बिल के बारे में अलग अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए जैसे बिल क्या है। बिल तो आपको जुडिशियल कस्टडी से बाहर आने के लिए आपका राइट है और ये राइट आप अपने डिमांड के लिए, अपने मतलब इस राइट के लिए आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे बिल दिया जाए। लेकिन आपके ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑफेंस कैसा है, 7 ईयर से कम है या 7 ईयर से अधिक दंड वाला आपका अगर सजा का प्रावधान है आपके केस में, तो इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। आपको बिल कौन सी कोर्ट दे सकती है, सेशन कोर्ट दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है। कुछ बहुत हीनियस क्राइम टाइप के केस होते हैं जिसमें ज़्यादातर बिल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब नहीं देती है, क्या करती है उस ऐसे केस को हाई कोर्ट के द्वारा बिल दिया जाता है। चलिए मैं पहले बात करता हूँ रेगुलर बिल के बारे में। जो रेगुलर बिल है इस सीआरपीसी 1973 के अंडर सेक्शन 437 एंड 439 में इसका प्रावधान किया गया है। मान लीजिए अगर आप इसे देखिए, रेगुलर बिल आप तब लेंगे, रेगुलर बिल तब ली जाती है। मान लीजिए आपने कोई एक अपराध किया हुआ है और अपराध आपने किया और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके पहले सबसे पहले पुलिस क्या करती है, आपको पुलिस कस्टडी में ले जाती है। उसके बाद 24 घंटा के अंदर में वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करती है। मजिस्ट्रेट क्या करता है, आपको कुछ दिन के लिए या 14 दिन के लिए अपने जुडिशियल कस्टडी में आपको रिमांड में भेज देता है। जब आप जुडिशियल कस्टडी की रिमांड में हैं और आप अरेस्ट कर किए जा चुके हैं, तब आप कोर्ट में रेगुलर बिल के लिए एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा और अपने निर्णय में ध्यान देगा कि मतलब अपने जजमेंट में देखेगा कि आपके द्वारा किया गया अपराध कैसा है, वो समनी है या गैर समनी है। अगर कोर्ट को ऐसा विश्वास है कि आपको बिल देने लायक है तो कोर्ट आपको बिल दे देगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसका जो प्रोविजंस है सीआरपीसी 1973 के अंडर सेक्शन 437 एंड 439 में इसका प्रावधान है। तो क्या समझ में आया? चलिए मैं एक बार इसको और अच्छे से समझाने, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। रेगुलर बिल वैसी बिल होती है जब आप अरेस्ट हो चुके होते हैं और आपको कोर्ट द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका होता है। जब जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके होते हैं तब आप बिल के लिए अप्लाई करेंगे और वो बिल जो होगी वो रेगुलर बिल होगी। दूसरी बिल के बारे में बताऊंगा। दूसरी बिल होती है एंटीसिपेटरी बिल। अच्छा, एंटीसिपेटरी बिल का मतलब ये होता है अग्रिम जमानत। देखिए अग्रिम जमानत, रेगुलर बिल का मतलब होता है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं और अग्रिम जमानत का मतलब ये होता है कि किसी अपराध के लिए आपको दोषी तो बनाया गया है या आपको नामित किया गया है और आपको लग रहा है कि आप उस अपराध के लिए दोषी नहीं है। आप अपने लिए कुछ एविडेंस कोर्ट को दे सकते हैं जिसमें आप प्रूव करेंगे कि हम इस अपराध में इन्वॉल्व नहीं थे या ऐसा अपराध हमारे द्वारा कारित नहीं किया गया था। उससे जुड़ा हुआ आप अपने बचाव के लिए कुछ सबूत कोर्ट को देंगे। इस सबूत के द्वारा आप ऐसा अपने आप को बताएंगे कि हम इस केस के लिए कन्विक्टेड नहीं हैं। ऐसे में आप अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं एंटीसिपेटरी बिल के लिए, और तब आप क्या करेंगे, कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालेंगे एंटीसिपेटरी बिल का और कोर्ट से अपना गुहार लगाएंगे कि हमें अग्रिम जमानत दिया जाए ताकि हम अपने प्रूफ को ऐसा कुछ हम दे सकें कि हम इस अपराध के अपराधी नहीं हैं। अच्छा, और दूसरी बात है कि जो एंटीसिपेटरी बिल है इसका प्रावधान सीआरपीसी 1973 के अंडर सेक्शन 437 में 437 में रेगुलर बिल का प्रावधान है। 438 में एंटीसिपेटरी बिल के बारे में बताया गया है। तो थर्ड बिल के बारे में बात करें। थर्ड बिल होती है इंटरिम बिल। अच्छा, इंटरिम बिल एंटीसिपेटरी बिल के तरह ही है, बस इंटरिम बिल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसने एप्लीकेशन डाला हुआ है कि हम कोर्ट में कि हमें कुछ दिन का मोहलत दिया जाए। अच्छा, एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है, काफ़ी लंबे प्रोसेस के लिए, पूरे केस के लिए उसको अग्रिम जमानत दे दी जाती है और उसको अपने
अपने साक्ष्य के बारे में उसको सबूत पेश करना होता है कि हमने ऐसा कार्य नहीं किया है। लेकिन इंटरिम बेल क्या होती है, कोर्ट से आप थोड़ी सी मोहलत मांगते हैं और थोड़ी सी मोहलत मांग के कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अपराध के लिए हमें थोड़ा सा मोहलत दिया जाए कि जाके हम आपको कोई साक्ष्य ऐसा प्रेजेंट करें जिसमें हमें ऐसा साबित करें कि जो है हमने अपराध नहीं किया हुआ है। तो ऐसे बेल में ऐसे बेल को इंटरिम बेल कहा जाता है और इसका प्रोविजन सीआरपीसी 1973 के अंडर सेक्शन 438 में प्रावधान किया गया है। मतलब आपराधिक दंड संहिता के प्रोसेस में अंडर सेक्शन 438 में इसका प्रावधान किया गया है। और जो फोर्थ बेल है डिफॉल्ट बेल। अच्छा देखिए, डिफॉल्ट बेल में क्या अंतर है। डिफॉल्ट बेल में जो मेन बात है, जिससे ऐसा कोई अपराध जिसमें आपकी सजा 7 साल से कम की हो और या 7 साल से ज्यादा की हो, तो ऐसे में क्या होता है कभी कभार, तो डिफॉल्ट बेल के लिए क्या है, जब कभी आपने कोई अपराध किया और आपके लिए जो आपके थाने से बाहर सादर अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब आपकी केस की चार्जशीट फाइल करने के लिए किया जाता है, तो क्या करते हैं कभी कभार लेट कर देते हैं। जैसे कुछ केस में 60 दिन का समय सीमा होता है और कुछ केस में 90 दिन का समय सीमा होता है। तो देखिए, अगर आपका जो अपराध है वो 7 साल से कम की सजा का है या 3 साल से कम की सजा का है, तो आपके लिए समय सीमा 60 दिन का रखा गया है। अगर आपका अपराध 7 साल से ऊपर के सजा का है तो आपके लिए 90 दिन का समय सीमा रखा गया है। इस समय सीमा के बीच में अगर आपके थाने का या आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके केस की जांच पड़ताल कर रहा है, अगर वो इस डेट के बीच में अगर उसने चार्जशीट फाइल कर दिया तब तो आपको तो रेगुलर बेल ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी बीच में अगर उसने इतने दिन के बीच में चार्जशीट फाइल नहीं किया, तब आप डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर अगर 90 दिन का से मतलब अगर आपका 90 दिन हो चुका है, आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करिए। कोर्ट के पास कोई मैटर नहीं बचता है आपसे इस केस के बारे में डिस्कशन करें। कोर्ट उस केस को थोड़ा सा मतलब नरमी बरतेगी और आपको 90 दिन के बाद डिफॉल्ट बेल दे दिए। जैसे 307 का मुद्दा धारा होगा, 308 का होगा, 325 का होगा, 326 का भारतीय दंड संहिता के तहत डिफॉल्ट बेल में आप 90 दिन बाद या कुछ केस में 60 दिन के बाद आप डिफॉल्ट बेल का एप्लीकेशन डालेंगे और आपको जमानत दे दी जाएगी। अच्छा, डिफॉल्ट बेल को जो है स्टैच्यूटरी बेल भी कहते हैं और इसका प्रावधान सीआरपीसी 1973 के अंडर सेक्शन 167 सब क्लास 2 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसी तरह मेरी वीडियो और देखते रहिए, मैं आपको कुछ नई नई बातें बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको लॉ फील्ड से जुड़ी हुई किसी भी बात के बारे में जानकारी लेना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसके बारे में आपको कुछ न कुछ अपने हिसाब से सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश करूँगा। मेरा मानना है, मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि मैं लॉ की लैंग्वेज को एक आसान भाषा में आप लोग के बीच समझा सकूँ, आप लोग को उसके बारे में बता सकूँ, उसका प्रावधान क्या है, उसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस किए जाते हैं, कैसे आपको क्या करना रहेगा, ये सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवा दीजिए। अभी शुरुआत है मेरा, थोड़ा सा आप लोग का सहयोग मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके।